प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारत की जनजातियों के अंतर्गत भारत की प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा से। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने भारत की जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी के रूप में एक व्याख्यान लिया था, जिसमें भारत की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। अब विषय अनुसार, विश्वविद्यालय के विषय अनुसार, क्योंकि कुछ जनजातियों का ये अध्ययन विश्वविद्यालय के उसमें है, तो सबसे पहले आज हम गोंड जनजाति को लेते हैं। तो आइए गोंड जनजाति के बारे में हम अध्ययन करें। देखिए, आप लोग वीडियो देखकर और अपने कमेंट्स जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बताएं कि आप लोगों को इससे वीडियो के माध्यम से फायदा हो रहा है या कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी जनजाति का जो अध्ययन है वो कुछ बिंदुओं के अनुसार हम करते हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे सामान्य जानकारी है, फिर उनके निवास क्षेत्र है, शारीरिक गठन है, उनके अधिवास या आवास है, वस्त्र या आभूषण, औजार एवं उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये कुछ बिंदु है जिनके आधार पर हम किसी भी जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आइए सामान्य जानकारी से हम प्रारंभ करें। देखिए, जो गोंड जनजाति है, ये जनजाति भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति में मानी जाती है। भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है गोंड। भौगोलिक दृष्टि से यह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है, यानी इनका क्षेत्र भी काफी है। और जैसे बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के पठारी भूभागों पर ये निवास करते हैं। ये जो जनजाति है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी जनजातियों की अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है गोंड। ये जो जनजाति है ये गोंड राजाओं के वंशज है, यानी 15वीं से 18वीं शताब्दी तक वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के पठारी भूभाग पर इन्होंने शासन किया था। तो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक ये शासकीय कौम रहे। उसके बाद में इनके शासन का जो अंत है 1760 में हुआ, जब मराठा व मुगलों ने इन्हें परास्त किया। तब गोंड लोगों को घने जंगलों में अपनी जान को बचाने के लिए छिपना पड़ा और ये जंगलों में जाकर छिप गए और उसके बाद में वर्तमान में अब ये जनजाति के रूप में निवास करते हैं। तो गोंडवाना जो लैंड है, पठार के भूभाग पर रहने के कारण ही गोंडवाना लैंड का नाम पड़ा, यानी भारत का जो दृढ़ भूखंड है गोंडवाना लैंड, तो उसका नाम है जो गोंड लोगों के या गोंड जनजाति के नाम पर ही पड़ा, गोंडवाना लैंड। गोंडों के मुख्य वर्ग है मारिया, मोरिया, प्रजा, भटरा, हबला और ढोकर। ये जो है ये इनके उप जनजाति है, मुख्य वर्ग है इनके अंदर ही। गोंड जनजाति में मारिया, मोरिया, प्रजा, भटरा, हबला और ढोकर, तो ये मुख्य वर्ग है। अब बात करें हम निवास क्षेत्रों की, तो देखिए निवास क्षेत्रों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के पठारी भूभागों पर, ये मध्यवर्ती भाग में ये जो है निवास क्षेत्र, ये गोंडों के निवास क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के पठारी भूभागों में तथा महाराष्ट्र में भी निवास करती है। यह इनका निवास क्षेत्र ऊंचा नीचा पठारी भूभाग है। इसमें बाणगंगा, गोदावरी, महानदी नदियां प्रभावित होती है और इस पठार की जो है औसत ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। यहाँ महादेव, मैकाल व पूर्वी घाट पर्वत विस्तृत है।
इस क्षेत्र में वर्षा 120 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। साल, सागौन, शीशम, ताड़, बांस, तेंदू यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यानी वर्षा अच्छी होती है, 120 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि यहाँ पर सदाबहार वन, सघन वन पाए जाते हैं। तो इसलिए साल, सागौन और शीशम, ताड़ और बांस के वृक्ष यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं और सघन वन है। तो ये यहाँ के निवास क्षेत्रों की विशेषता है। अब बात करें हम इनके शारीरिक गठन की, तो देखिए शारीरिक गठन इनका शरीर है जो सुगठित होता है, लेकिन आप बेढंगे से लगते हैं, जैसे मतलब कहें कि अलग तरह से। रंग है जो काला और गहरा भूरा होता है, बाल काले और घुंघराले होते हैं, सिर गोल होता है और अंडाकार चेहरा होता है, होंठ मोटे और नाक चपटी तथा कद सामान्य होता है, ज़्यादा लंबे नहीं होते, मध्यम आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके शारीरिक गठन की विशेषता है। अब बात करें इनके अधिवास या आवास की, तो देखिए इनके अधिवास या आवास झोंपड़ी नुमा होते हैं, जो लकड़ी, बांस, घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं। झोंपड़ियाँ आयताकार होती हैं, जिनमें दोनों ओर ढालदार छप्पर होते हैं। झोंपड़ी का आकार छोटा ही होता है और बाहर की ओर चबूतरा अवश्य बनाते हैं। प्रत्येक झोंपड़ी में शयन कक्ष, रसोई, कोठार की सुविधा होती है। यानी प्रत्येक जो आवास है उसमें एक शयन कक्ष होता है, एक रसोई घर होता है और एक कोठार की है जो सुविधा होती है। झोंपड़ी के बाहर पशु रखने का एक बाड़ा बनाते हैं, एक बाड़ा जिसके मदद से उसमें पशु बांधते हैं। एक गांव या बस्ती में 30 से 50 झोपड़ियां होती है, यानी 30 से 50 झोपड़ियों का एक गांव होता है, एक समूह में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास या बस्ती बसाने का निर्णय किया जाता है, वहां पर बतख व मुर्गे की बलि दी जाती है। यानी जब ये किसी स्थान पर बसते हैं या अपने आवास निवास बनाते हैं, तो वहां पर पहले जैसे बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। गोंडों के निवास या बस्तियां को नांगले, पल्ली तथा टोला कहा जाता है। नंगले, पल्ली तथा टोला इनके जो है निवास स्थानों या बस्तियों को कहते हैं। टोला वह गांव जिसमें 50 तक झोपड़ियां होती है, यानी जिसमें 50 तक झोपड़ियां होती है, वो है जो टोला कहलाता है। जो बड़े गांव होते हैं उनमें कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था होती है। एक बड़ा घर होता है, उसे कोस गोतुल या पेंक गोतुल कहा जाता है। कोस गोतुल या पेंक गोतुल ये इनकी एक व्यवस्था है। यानी बड़े गांव में जो कर्मचारियों के ठहरने के जो स्थान होते हैं, कहीं बाहर से कोई अधिकारी आता है कोई वो, तो उसके ठहरने की व्यवस्था जो होती है उसे कोस गोतुल या पेंक गोतुल का नाम दिया जाता है। इनमें जो है अलग अलग है जो वर्ग है। पहाड़ी जो मारिया होते हैं उनके घर 3 भागों में बटे होते हैं। 3 भाग, पहला है जो अलगी यानी वरंडा, यानी सामने का स्थान, मकान के आवास के सामने का स्थान होता है वो अलगी कहलाता है, यानी जो वरंडा होता है। अगांधी यानी रसोई घर को अगांधी कहते हैं। और लेनू यानी जिसमें पूर्वजों का स्मारक बनाते हैं ये लोग, वो लेनू कहलाता है। बिशन मारिया के घर भी 3 भागों में बटे होते हैं। पिज्जा लोन होता है एक भाग, उसको अनाज घर कहते हैं, पिज्जा लोन। दूसरा भाग होता है शयन कक्ष, उसको नरमा लोन कहते हैं। और रसोई घर होती है उसको
ओसर कहते हैं। ये बिशन मारिया के 3 वर्ग है। और पहाड़ी मारियों के लेनू, अंगादी और अलगी, ये 3 पार्ट होते हैं एक ही मकान में, आवास में। और बिशन मारिया में भी 3 ही पार्ट होते हैं, उसमें बिज्जा लोन, नरमा लोन और ओसर कहलाते हैं। तो ये इनके अधिवास या आवास की व्यवस्था है। अब हम बात करें इनके वस्त्र या आभूषण की, तो देखिए जो गौंड लोग हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं, शरीर का काफी भाग खुला रखते हैं। पुरुष है जो धोती या लंगोटी पहनते हैं। स्त्रियां धोती पहनती है जिसको ऊपरी भाग में भी लपेट लेती है, यानी स्त्रियां जो भी धोती पहनती है लेकिन उसी के ऊपरी भाग को ये ऊपरी जो शरीर पर लपेट लेती है। सर्दियों में ऊनी कंबल व मोटे टाट के कपड़े का प्रयोग करते हैं। सर्दियों के टाइम पे मोटा कपड़ा पहनते हैं, टाट का कपड़ा या ऊनी कंबल का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां मूंगा, नकली मोती, कांच, चांदी व लोहे से बने गहने पहनती है। और पुरुष है जो पंखों से अपना सिर सजाते हैं, पंख होते हैं पक्षियों के, उसे ये अपना जैसे सिर पर मुकुट जैसा बांधकर और अपने सिर को सजाते हैं। स्त्रियां शरीर के काफी भाग पर गोदने गुदवाती है, इनमें गोदने गुदवाने की परंपरा है, यह एक तरह का फैशन है। तो जो स्त्रियां हैं वो शरीर के काफी हिस्से पर गोदने गुदवा के रखती है, विशेषतः मुख पर, हाथ पर और जांघों पर गोदने गुदवाती है। किसी विशेष बांस व पशुओं के सींगों से बने कंघे का प्रयोग करती है। बांस से या पशुओं के सींग से बने कंघे का प्रयोग करते हैं। जो स्त्रियां हैं वो भी कंघे का प्रयोग करती है। तो बालों को संवारने के लिए बांस या किसी भी पशुओं के सींग से बने कंघे का प्रयोग करते हैं। इनके औजार और उपकरण की बात करें तो देखिए कृषि के लिए हल, खुरपी, कुदाल इत्यादि छोटे मोटे ये औजारों का प्रयोग करते हैं। शिकार के लिए धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, डंडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, यानी शिकार करने के लिए तीर कमान या धनुष तीर का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। इसके साथ साथ कुल्हाड़ी, डंडा इत्यादि का भी ये शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए टोकरियां, जाल और बांसों का सहारा लिया जाता है, यानी नदी से, पोखर से इत्यादि से ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो उसके लिए जो टोकरियां, जाल या बांस का सहारा ये मुख्य रूप से लेते हैं। ये लोग कुशल तीरंदाज होते हैं और हमेशा अपने पास धनुष और तीर रखते हैं। धनुष बाण हमेशा अपने पास रखते हैं और कुशल तीरंदाज होते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं बना लेते हैं। कुछ लकड़ी के से ये जैसे हल है, खुरपी है, कुदाल वगैरह के जैसे, और इसके साथ साथ जो भी उपयोगी सामान है लकड़ी का वो ये स्वयं अपने लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके औजार और उपकरण होते हैं। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था, देखिए गोंडों की सामाजिक व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो समाज है वो 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भागों में, तो एक है जो एक कुलगत और दूसरा क्षत्रिय। एक कुलगत कहलाता है, दूसरा क्षत्रिय कहलाता है। जो कुलगत है गोंड, वो शासकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं और इनको राजगोंड भी कहते हैं, यानी कुल से ही, यानी वंश से ही एक तरीके से शासकीय कौमुदी वो कुलगत कहलाता है, यानी कुलीन घराने का। तो उसको राजगोंड भी कहते हैं और ये शासन के साथ साथ कृषि कार्य भी देखते हैं। क्षेत्रीय गोंड कृषक वर्ग के लोग होते हैं, इनको निम्न वर्ग में रखा जाता है और ये श्रमिक के रूप में काम करते हैं। जो दूसरा है, दूसरा क्षत्रिय होते हैं कहलाने में, लेकिन ये कृषक वर्ग के लोग होते हैं और इनको निम्न वर्ग कहा जाता है, निम्न वर्ग में रखा जाता है और ये श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो यानी जो पहला तो होता है वो कुलगत होता है
वो शासकीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और एक तरीके से राजगुण कहलाते हैं, और सामाजिक व्यवस्था में उनका ऊंचा स्थान होता है। ये जो गौंड जनजाति वो पितृ प्रधान समाज होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है, यानी पिता की मृत्यु के बाद में संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसे पुत्रों में बांटा जाता है, पुत्रियों को नहीं दिया जाता है। यदि किसी लड़के को अपनी मनपसंद लड़की से शादी करनी है तो उसे लड़की के पिता के घर पर 2 से 5 वर्षों तक कामकाज करना पड़ता है। यानी जिसे मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो लड़के को लड़की के घर पर जाकर और लड़की के पिता के घर पर 2 से 5 वर्ष तक काम करना होता है, उसके घर पे रह के उसके कामकाज को देखना पड़ता है। ये इनके परिवार की व्यवस्था है। इसी तरह से परिवार की इकाई को ये भाईबंदी कहते हैं। तो परिवार की जो इकाई होती है वो भाईबंदी कहलाती है। पिता या सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। सामाजिक दृष्टि से गौंड लोगों में क्रम पाया जाता है। सामाजिक दृष्टि से एक क्रम है, हायरार्की है। जैसे पहाड़ी मरिया, ददामी मरिया, गढ़वा, कोटगांव मुरिया, मुरिया नारायणपुर, परजा, भतरा, हलवा और घाटक। ये वर्गीकरण सामान्य है जो क्षेत्र के नाम पर है जहां वे लोग निवास करते हैं। यानी क्षेत्रीय नामों के आधार पे इनके जो क्रम बन गए हैं, तो उसी नाम से इनको पहाड़ी मरिया, ददामी मरिया, गढ़वा, गोटगांव मुरिया, मुरिया नारायणपुर, परजा है, और भतरा, हलवा और घाटक, ये इस नाम से पुकारे जाते हैं। बस्तर जिले में इन्हें मुरिया या मारिया कहते हैं। बस्तर जो जिला है वो मुख्य इनके गौंडों का निवास क्षेत्र है, तो वहां पर इन्हें मोरिया या मारिया कहा जाता है। मोरिया को भी 3 भागों में बांटा गया है, जगदलपुर मारिया, जोरिया मारिया और घोटुल मोरिया। इस तरह से इनके 3 है जो विभाग है। मोरिया के 2 अन्य उपविभाग भी पाए जाते हैं, जिसमें पहाड़ी मारिया है और सींगे लगाने वाली मारिया है। ये 2 और उपविभाग है, पहाड़ी मारिया और सींगे लगाने वाली मारिया। मांडला जिले में गोंडों के 4 उपविभाग है। मांडला जिले में है जो 4 उपविभाग है, देवगौड़, सूर्यवंशी राजगौड़, सूर्यवंशी देवगठिया गौड़ और रावणवंशी गौड़। रावणवंशी भी इनमें गौंड है। तो गौंडों के गोत्र वृक्षों और पशुओं पर आधारित होते हैं। जो इनमें गोत्र होते हैं वो वृक्षों और पशुओं पर आधारित होते हैं। जैसे तुमरी हाबी का जो है जो तेंदु वृक्ष से इनका गोत्र है, तुमरी हाइबा तेंदु वृक्ष से। इसी तरह टीकम है जो टीकम वृक्ष से, नागवान जो नाग वृक्ष से है, किटी मरवी बकरी से, किटी मरवी भी इनमें गोत्र है जो है बकरी से, और पड़ी गर्भी वो है जो सुअर के नाम पर इन पे पड़ा है। तो इस प्रकार से ये इनकी सामाजिक व्यवस्था में है। गोंडों में संयुक्त परिवार की प्रणाली है जिसे भाईबंदी कहा जाता है, भाईबंदी कहते हैं। और चाचा मामा बुआ की लड़की से विवाह करना दूध लौटाना कहलाता है। यानी ये परिवार में ही विवाह कर लेते हैं, चाचा मामा और बुआ की लड़की से विवाह करते हैं तो दूध लौटाना एक तरह से प्रथा है इनमें कि भाई परिवार में शादी कर दी तो इन्होंने दूध लौटाया, दूध लौटाना कहते हैं। इसमें लड़का लड़की पर हल्दी फेंक कर अपनी सहमति माँ बाप के सामने व्यक्त करता है। यानी जिसे कोई लड़के को लड़की पसंद रहती है तो वो उस लड़की पर हल्दी फेंक देता है और अपनी सहमति अपने माँ बाप के सामने व्यक्त करता है। ये एक इनमें प्रथा होती है। अन्य पक्ष से विवाह करने पर हर्जाना देना पड़ता है। यानी अगर परिवार में ही शादी करते हैं चाचा मामा बुआ की लड़की से तो वो दूध लौटाना कहलाता है। लेकिन जैसे अन्य पक्ष से जब ये विवाह करते हैं तो इन्हें हर्जाना चुकाना पड़ता है, जिसे
दूध बूंदा कहते हैं, दूध बूंदा। तो ये इनमें एक प्रथा है। इसी तरह से जब अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने के लिए लड़की के पिता यहाँ 2 से 5 वर्ष तक जब सेवा कार्य करता है और सेवा द्वारा पत्नी को जो प्राप्त करता है, विवाह करता है, वो लमसेना या लमना कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो अन्य उसमें तो उसे 2 से 5 वर्ष तक लड़की के घर पर उसके लड़की के पिता के का कामकाज देखना होता है, काम करना होता है। तो इस प्रकार से सेवा कार्य करके अगर वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है तो वो लमसेना या लमना कहलाता है। इनमें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है और विवाह के अनेक प्रकार हैं, जिनमें सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह और मकली विवाह प्रमुख है। तो इस प्रकार से ये इनकी परिवार की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। ग्रामीण संस्थाएं, इनमें गोंडों में ग्रामीण संस्थाएं होती है। हर गांव में ग्राम पंचायत होती है, इनकी अपनी ग्राम पंचायत होती है और अनेक गांव मिलकर मंडला कहलाते हैं। अनेक जो गांव हैं वो मिलकर मंडला कहलाते हैं और मंडला का जो मुखिया होता है मंडल पटेल या मुकद्दम कहलाता है। मंडलम पटेल या मुकद्दम वो कहलाता है और चौकीदार कोतवाल कहलाता है। जो प्रमुख पुजारी होता है वो भूमा गेत कहलाता है। अलग अलग नाम है इनमें, जैसे अलग अलग पद होते हैं इस तरह से। तो मंडला का मुखिया जो है मंडल पटेल या मुकद्दम कहलाता है, मुकादम भी कहते हैं। चौकीदार है जो कोटवार कहलाता है। इसी तरह प्रमुख पुजारी जो है भूमा गेत कहलाता है। जाति का पुजारी बदाई कहलाता है। अगर कि एक ही इसमें जैसे अलग अलग जैसे गोत्र है या वो है, तो अगर उसी जाति का है तो वो पुजारी जो बदाई कहलाएगा। गांव के वेद को गुनिया कहते हैं, गुणवान जैसे होते हैं गुनिया, या उसको बेगा भी कहते हैं। वेद जो होता है जो चिकित्सा की व्यवस्था देखता है, चिकित्सक होता है एक तरीके से इनके गांव का, तो गांव का जो वेद है वो गुनिया या बेगा कहलाता है। गांव के मुखिया का आवास या घर बाड़ा कहलाता है। जो गांव का जो मुखिया है उसका आवास या घर होता है वो बाड़ा कहलाता है। सामुदायिक स्थान होते हैं इनमें जहां मनोरंजन, बैठक व सरकारी अधिकारियों को ठहराया जाता है, जो गुरी कहलाता है। युवकों का ग्रह जहां रात्रि के समय युवक युवतियां आमोद प्रमोद के लिए मिलते हैं वो घोतुल कहते हैं। घोतुल की इनमें व्यवस्था होती है जहां पर रात्रि के समय जो युवक युवतियां हैं वो आमोद प्रमोद के लिए मिलते हैं। तो घोतुल या गोतुल की इनमें व्यवस्था होती है। युवकों को चैलिक तथा युवतियों को मोटियारिन कहते हैं। चैलिक तो कहलाते हैं युवक और युवतियों को मोटियारन कहा जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फसल की अच्छी होने के लिए दूल्हा देव की पूजा, वर्षा के लिए मोती भवानी की पूजा, संग्रहित फसलों को कीट मकोड़ों से बचाने के लिए चितकोरी देवी की पूजा करते हैं और सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए बड़ा देव की पूजा ये लोग करते हैं। तो इस तरह से इनमें विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और पूजा पाठ बहुत अधिक होता है और हर चीज के लिए अलग अलग देवता निश्चित है। यानी फसल अच्छी हो इसके लिए दूल्हा देव, वर्षा अच्छी हो इसके लिए मोती देव, और संग्रहित फसल को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए चितकोरी देवी को पूजते हैं और सभी प्रकार से सुरक्षा के लिए मन्नत मांगते हैं बड़ा देव से, बड़ा देव की पूजा करते हैं। अब बड़ा देव की पूजा को भी अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे बस्तर में ये भेरापन कहलाता है, भेरापेन। जो बड़ा देव की जो पूजा है जो बस्तर में भेरापेन, चंद्रपुर में परसापेन, उड़ीसा में बदियाल पेन और सुरगुजा में बढ़िया शाह कहा जाता है। अलग अलग इस पूजा को भी अलग अलग नामों से
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें खेत खलियान, बाग बगीचों, गाय बैल तथा घर की सुरक्षा के लिए नारायण देव की पूजा करते हैं। खेत खलियान, बाग बगीचों, गाय बैल तथा घर की सुरक्षा के लिए नारायण देव की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त है जो होलोरा देव, भागेश्वर पाठ, खेर माई, अलोहा देव, भवानी माता, रात माई, मोटो माई आदि भी इनके प्रमुख देवता है, जिनकी ये समय समय पर पूजा आराधना करते रहते हैं। अब बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, तो गोंड लोगों का मुख्य व्यवसाय ये देखो झूम कृषि और आखेट है। झूमिंग कृषि यानी जिससे कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ देते हैं, हर साल नई नई है जो जंगलों को साफ करके और खेत बनाकर की जाती है, तो झूमिंग कहलाती कृषि कहलाती है। तो झूमिंग कृषि और आखेट करना गोंड लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कुछ लोग वनों की उपज एकत्रित करते हैं, वनों से उपज को एकत्रित करना भी इनका व्यवसाय है। कुछ लोग पशुपालन का काम करते हैं, कुछ लोग मछली पालन का पेशा भी अपनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये लोग विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं, और इसमें दो मुख्य है प्रकार, दिप्पा कृषि और पोंडा कृषि। दो तरह की जो ये जो भी कृषि करते हैं उनको दो तरह से नाम है, दीपा कृषि और पोंडा कृषि। दीपा कृषि में भूमि को 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, यानी उस पर कृषि करना छोड़ देते हैं। ये कृषि असम की कुकी जाति की झूमिंग कृषि के समान है। इस कृषि में जंगलों को काटकर उसमें आग लगाकर साफ किया जाता है, फिर उसमें कृषि फावड़े से भूमि खोदकर बीज बो देते थे। कृषि करने के बाद देवी माता और जंगल के अन्य देवताओं में की पशु बलि भी दी जाती है। पेंडा कृषि में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, उसे पेंडा कृषि कहते हैं। पशुपालन भी इनका व्यवसाय है, जिसमें गाय बैल रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुपालन है। मत्स्य पालन कुरुदेव कुरुक वर्ग का मुख्य पेशा है। छियर वर्ग भी मत्स्य पालन करता है। कुटीर उद्योग, कुछ गोंड लोहार का कार्य करते हैं। प्रत्येक गांव के लिए एक लोहार होता है जो कृषि के उपकरण बनाता है। अर्शी वर्ग, सावरा वर्ग हाथ करघा से कपड़े बनाते हैं, यानी कुछ वर्ग जो है हाथ करघा से कपड़े बनाते हैं, उनमें अर्शी वर्ग और सावरा वर्ग मुख्य है। कुंदाल वर्ग जो है टोकरियां बनाता है। इस प्रकार से इनमें है जो एक तरीके से जिसे कार्यात्मक विभाजन हम देख सकते हैं। अलग अलग वर्ग जो अलग अलग कार्य करता है और इनमें अलग अलग तरह के वर्ग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी जो है अर्थव्यवस्था का है जो विशेषता है, अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ये गोंड जनजाति के बारे में विस्तृत आपके लिए व्याख्यान है। आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं इस वीडियो को देखकर, वीडियो के माध्यम से, और वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य दें। अब इसके अगले वीडियो में हम नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे, तो तैयार रहिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नए नए वीडियो स्वतः ही उसमें आएंगे। धन्यवाद।